अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड सुपर 8 वर्ल्ड कप से आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान कल इन एक्शन होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में। बुनियादी तौर पर इस वक्त ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान टीम एक ही ग्राउंड में अपने इस वक्त के वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस खेल रही है। पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है कि वो वर्ल्ड कप में ना सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे बल्कि फ़ाइनल तक रसाई हासिल करे, क्योंकि पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड में खेल रही है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान टीम के साबिक नायब कप्तान जो है वो अपने बयान की वजह से बड़े चर्चों में आ गए हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जनाब जलालुद्दीन साहब, वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि ओडीआई के अंदर अगर किसी ने हैट्रिक की थी वो पहले वाहिद हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर जनाब जलालुद्दीन साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम के जो नायब कप्तान हैं शादाब खान, वो अपने बयान की वजह से बड़ी तनकीद की जद में है। अब उन्होंने जो बात की इसका ये मतलब है कि आज से पहले जो भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे इन्होंने ही बनाए हैं। आप लोगों के एरा में जो आप लोगों ने कामयाबी समेटी इंडिया के खिलाफ, या उसके बाद वाले जो खिलाड़ी थे या उससे पहले वाले जो खिलाड़ी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ यही कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? मैंने एक्चुअली इनका बयान सुना तो नहीं है, मगर जो आप बात बता रहे हैं ऐसा तो कहीं पॉसिबल होता नहीं है ना। ये तो एक प्रोसेस से चला आ रहा है, हर आदमी अपना रोल प्ले करता है और कंट्रीब्यूट करता है फॉर द कंट्री। तो कोई एक अकेला बंदा तो नहीं कर रहा होता ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने कोई इस किस्म का बयान दिया है तो वो बिल्कुल बेबुनियादी सा बयान है, या उसमें कोई उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कोई इस तरह की बात की है तो ये बेवकूफ़ाना बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, अब सुपर 8 मरले की अगर बात हो रही है, सुपर 8 मरले को कैसे देख रहे हैं? एज अ सीनियर क्रिकेटर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे का सफ़र आप समझ रहे हैं आसान होगा, मुश्किल है, बड़ा कठिन है? आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अब जाहिर है कि जो टीमें आई हैं वो अच्छा परफॉर्म करके आई हैं और बड़ी टीमें ही इसमें मौजूद हैं। तो जो आपने कहा कैसा होगा, तो आसान तो नहीं होगा, मगर साइड बाय साइड एक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के पास कि वो अगर अच्छी अभी जो पिछले बातें हुई उनको भूल के कोई नए तरीके से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे और कुछ लॉजिकल बातों से, कुछ सेंसिबल बातों से टीम कॉम्बिनेशन बनाए, तो पॉसिबिलिटी तो है पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल। मगर ऐसे लंबे लूले फैसले जो पहले होते रहे या जो टीम कॉम्बिनेशन बनता रहा है, ये जिस तरह बैटिंग बॉलिंग होती रही है, तो उस तरह से तो अगर आप अभी भी यही खेलेंगे क्रिकेट जो आपने अभी खेली है पहले फेज में, तो फिर तो कोई चांस नहीं। आपको चेंज नजर आना चाहिए ग्राउंड पे, कॉम्बिनेशन के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से। तो पॉसिबिलिटी उस देयर के आप एक तो अच्छे मैच जीत लें तो आपका चांस बन सकता है सेमीफाइनल में, क्योंकि अगला मरहला तो अब सेमीफाइनल ही है। बाकी टीमें भी इसी तरह से प्लान करें। अब ये तो ग्राउंड में जब आप अच्छी हिकमत अमली करेंगे, अपने डिसीजन अच्छे लेंगे ऑन द स्पॉट, तो एक चांस जरूर है। क्योंकि आपका बॉलिंग का थोड़ा सा आपको एडवांटेज है इसमें, अगर बैटिंग सपोर्ट कर देती है, 160-70 रन बनाती है मैचेस में, तो बॉलिंग आपकी ऐसी है, खासतौर से स्पिन बॉलिंग, जो डिफेंड कर सकती है चीजों को। तो ये सपोर्ट करना होगा बैटिंग ने, और बॉलिंग उसको फिर ऐसी पोजीशन पर लाएगी जहां वो मैच जीत सके। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन सर काइंडली मुझे इस बात पर आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त अपने तमाम मैचेस इंडिया में खेल रही थी। अब उसने जिन जिन अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ मैचेस खेले 170 प्लस ही स्कोर किया। अब 170 प्लस अगर पाकिस्तान करती है तो क्या इजीली चेसेबल होगा न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए, जो बेसबॉल क्रिकेट के बानी रहे, जिस तरीके से वो T20 आई को खेलते हैं? ऐसा लगता है मॉडर्न डेज क्रिकेट को उनके तमाम खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप समझते हैं हमारे लिए बेहतर होगा जो हमारी स्पिन अटैक है? देखिए, उनके लिए कंडीशन नहीं है ये, हमें तो इसका एडवांटेज है कि हमारे लिए तो नहीं है ना। तो हम ज्यादा बेहतर चीजों को समझ सकते हैं कंडीशन के हवाले से, क्योंकि वो आए और आज शायद प्रैक्टिस भी सही से नहीं कर सके। तो ये एक एडवांटेज तो पाकिस्तान को है। और जाहिर है न्यूजीलैंड की टीम एक कंप्लीट टीम है, हमेशा से है। पिछले 10 साल से उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया है और उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों में बैलेंस है। हमारे पास बैटिंग का तो मसला आ रहा है, बॉलिंग फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, खासतौर से स्पिन बॉलिंग।
तो अब लड़ाई यही है ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ को लेके दूसरे की वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। और इसमें जो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, ऑन द ग्राउंड फैसले जो करने होते हैं, बॉलिंग चेंज हो गई या अगर बैटिंग कर रहे हैं तो किस वक्त रिस्क लेना है नहीं लेना है, अननेसेसरी विकेट थ्रो ना करना है, ये सब चीजें इसमें काउंट होती है। इसमें तो हम वीक है ना उनके उनके कंपेरिजन में। मगर ये T20 क्रिकेट है, आप एक दो ओवर अच्छे कर लेते तो मैच चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं इन चीजों को देखते हुए, कंडीशन के आप ज्यादा फेमिलियर हैं, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे एक दो ओवर से मैच चेंज हो जाता है, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, ये देखते हुए मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान का चांस है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मासूमाना सवाल आपसे ये करूँगा, सलमान अली आगा श्रीलंका की कंडीशंस में कप्तानी कर रहे हैं और 4 मैचेस आपने वहाँ खेले, टॉस भी आपके हक में आया, 2 मैचेस में आपने खुद ने अगली टीम को बैटिंग करने का मौका दिया, फिर आपने खुद ने पहले बैटिंग की और अगली टीम को दबोच लिया। कप्तान का रोल कितना पॉजिटिव होना चाहिए अब, क्योंकि टीम जिस राउंड्स में दाखिल हुई है वहाँ गलती, एक छोटी सी गलती बड़ा खामियाजा होगा। तो इस वक्त अगर आप माइक हेसन की जगह होते तो फिर क्या नसीहत कर रहे होते सलमान अली आगा को? देखिए, सलमान अली आगा को अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं कैप्टनसी का, और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम नहीं है, ठीक है ना। ये तयशुदा बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, उन्होंने अभी रिसेंट पास में ये सब चीजें सीखना शुरू की है। तो ये डिसएडवांटेज है, मगर जब वो गाइडेंस विद दी कोच और अपनी बोल्ड डिसीजन मेकिंग को करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएंगे, ये नहीं कि घर से जो लिख के लाए उसी पे अमल कर रहे हैं ग्राउंड पे, ये चीज इस T20 क्रिकेट में नहीं चलती। उसके लिए इन्हें बोल्ड डिसीजन लेने होंगे और बेखौफ और खतर लेने होंगे। ये नहीं कि पीछे से इशारे कोच कुछ कह रहा है, आप वहां देखें आपको क्या समझ में आ रहा है। अब ये क्योंकि ये इतना जो है सलमान अली आगा, वो रिलाय नहीं करते अपने ओन डिसीजन पे, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से मशवरा ज्यादा करा। लेकिन जलाल साहब, मुझे मालूम है आप अपने एरा में बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेले, आपके तजर्बे से दुनिया की दूसरे जो टीम्स हैं वो फ़ायदा उठाती है, US हो पाकिस्तान हो, आप जहाँ भी जाते हैं क्रिकेट की मुतालिक बात करते हैं, आपका हमेशा से ये तकिया कलाम रहा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी पाकिस्तान की क्रिकेट को नहीं बदलेगी, आपको इस पर अमली तौर पे काम करना हो। ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की आप बात करते हैं, लेकिन आप समझते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके चेयरमैन का भी फेवर हासिल है सलमान अली आगा को, मैनेजमेंट भी उनके साथ खड़ी है, माइक हेसन जिस फ्रेंचाइज में वो खेलते थे उसके हेड कोच भी रहे हुए, तो इतना फेवर होने के बाद ये बौखलाहट, ये हिचकिचाहट, ये मुनासिब है? बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये आपकी एक पर्सनैलिटी को शो करता है ना, कि आप कितने बोल्ड है, हाथ से नहीं डरते, आप चैलेंज लेने को तैयार है। ये वो सारी चीजें होती हैं जिससे आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं, और फिर आपका अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको एज ए कप्तान जब परफॉर्म करते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रंट से लीड करने के लिए जरूरी है खुद परफॉर्म करें। अच्छा, उस परफॉर्म में रन बनाने के साथ साथ ये वाली चीजें भी एज ए लीडर, जब तक आप बोल्ड डिसीजन यही होते हैं कि आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क है, मगर आपके पीछे जो छठी हिस्स है या जो आपका एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, उसको यूटिलाइज करते हुए आप एक डिसीजन लेते हो जिसमें रिस्क होता है। तो नो रिस्क नो गेम वाली चीज है। अगर आप इस तरह के फैसले नहीं करेंगे, बिल्कुल लकीर के फकीर रहेंगे, तो अच्छी टीमों को नहीं हरा सकते ना। आपको बार दफा बॉलिंग चेंज, बैटिंग चेंज पे होता है, मगर उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। मैं कोई फैसला कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 3 बातों की वजह से मैंने ये फैसला किया है। बार दफा फैसला गलत भी होता है, ये डर खौफ निकालना होगा यार गलत हो गया तो क्या होगा। तो ये चीजें अच्छे कप्तान किया करते हैं। अब हमारा कप्तान क्योंकि उतना थोड़ा सा लगता ऐसा ही है कि जरा सा डरा डरा रहता है, इस चीज से घबरा रहा होता है कि गलत फैसला हो गया तो क्या होगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी जो है वो अच्छे लीडर के पास नहीं होती, वो जरा सा आउट ऑफ वे जाते हैं। तो इसमें अभी नजर आ जाएगा जब मैचेस शुरू होंगे, तो कल ही मैच है तो पता चलेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ जो हो गया पिछले 3-4 मैच हमने जैसे भी खेले, हारे जीते, मगर अब हमें अगर नए एटीट्यूड के साथ, नए प्लानिंग के साथ, नए अपने आप को ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत होगी जो बोल्ड हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, खौफ और खतर उसमें ना हो, तब आप इनको हरा सकते हैं बड़ी टीमों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त आप शादाब का रोल एज ए नायब कैप्टन देख के, ये जो रोल है उनका, उससे मुतमईन है आप? क्योंकि एज अ सीनियर क्रिकेटर आप समझते हैं वो एज अ नायब कैप्टन अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज से अदा कर रहे हैं,
क्योंकि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन शायद उनकी परफॉर्मेंस उनकी बातों का साथ नहीं दे पा रही है। नहीं, आज के दौर में तो नायब कैप्टन का कोई रोल होता ही नहीं। इनफैक्ट अब तो आप ज्यादातर सिर्फ कैप्टन ही से चल रहा होता है। पहले जमाने में कभी होता था कि आप नायब कैप्टन की भी अहमियत होती थी। अब उस लिहाज से जो एज ए नायब कैप्टन तो कोई उनकी वैल्यू नहीं। हाँ, उन्हें जो है वो परफॉर्म बॉलिंग में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बॉलिंग क्या होती है? अच्छी बॉलिंग ये होती है कि आपके कंट्रोल अच्छा हो, जहां आप बॉल करना चाह रहे हैं वहां बॉल गिर रहा हो, और अगर कोई बैट्समैन उसको भी अच्छे शॉट मार के छक्का मार देता है तो दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका काम है बॉल अच्छा करना, और बॉल अच्छा करने का मतलब ये है कि जहां बॉल फेंकना चाह रहे हैं वहां गिरे। दूसरे, आपकी फील्डिंग उसके मुताबिक अच्छी प्लान होनी चाहिए। ये आपकी तरफ है, यानी आपके कंट्रोल में आप ये काम करें। हम भी देख रहे होते, आप भी देख रहे होते, बार दफा हमें नजर आता है बॉल तो अच्छा था, इस पे भी छक्का लग गया, तो फिर वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो आपका ब्लेम आप पे नहीं आता। जब आप शॉर्ट पिच कर देंगे, ऑफ स्टंप के बाहर कर देंगे, बहुत आगे बॉल कर देंगे, तो दैट इज बैड बॉलिंग। तो ये चीज शादाब को करनी पड़ेगी अगर वो टीम में खेल रहा है तो जरूरी है, वरना तो उनका रोल फिर जो है वो जस्टिफाई नहीं करता उनको टीम में रखने का ना। तो मैं समझता हूँ कि वो खेलेंगे तो सही, मगर उनको थोड़ा बहुत अगर कहीं प्रैक्टिस की जरूरत है या कुछ समझने की जरूरत है या कोई और चीज उनके लिए आड़े आ रही है इस बात को करने के लिए, कंसिस्टेंसी चाहिए बॉलिंग में, अच्छे कंट्रोल के साथ अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन। अच्छी बॉलिंग ये नहीं होती कि आप हर दफा आगे फेंक रहे हो, आपको बाद दफा दूसरे प्लान पे भी जाना होता है, कभी कट पे जाना होता है, कभी स्विप पे जाना होता है, तो ये आपको देखना होगा उस वक्त आपको क्या जरूरत है। तो शादाब का रोल एज ए वाइस कैप्टन तो कोई वैल्यू नहीं रखता, मगर हाँ उनकी बॉलिंग खासतौर से, और फिर जाहिर है कि बैटिंग में उनको कंसिडर किया जा रहा है ऑलराउंडर हमेशा से, तो वो जब मौका लगे वहां पे भी कुछ करके दिखाए बैटिंग में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइए कि सर आपकी मौजूदगी और ये सवाल ना हो तो मुनासिब नहीं होगा, आप अपने वक्त के उस एरा के बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे। इस वक्त अगर आप मैनेजमेंट का पार्ट होते तो क्या ये टीम इतने सारे स्पिनर्स पर जो है इन्हिसार कर रही होती, या फिर फास्ट बॉलिंग अटैक होता? जो कंट्री अपनी फास्ट बॉलिंग पेस बैटरी की वजह से दुनिया में रिकग्नाइज होती थी, आज वहाँ एक शाहिनशाह आफरीदी और उसकी फिटनेस पर भी अब सवालात उठ रहे हैं, तो ये मुनासिब है? अपरेंटली तो ये कोई मुनासिब नहीं रखता, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का एक रोल है, वो रोल आप देखेंगे जो दुनिया की दूसरी टीमों भी वो रोल प्ले करते हैं। नया बॉल जो होता है वो एक हमेशा से बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है खेलना, ठीक है ना, उसका फायदा उठाना चाहिए हमेशा। तो स्पिनर का आपके पास अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है तो उसको आप प्रॉपरली रहे, मगर फास्ट बॉलिंग को माइनस करके अगर आप स्पिनर्स को यूज कर रहे हैं तो वो मैं जस्टिफाई नहीं करता। दो बॉलर कम से कम किसी भी मैच में नए बॉल करने के लिए खेलने चाहिए, और वो मगर बॉलर फिर उसको यूटिलाइज करे अपनी नई बॉल को। कम से कम देखें, इसमें 6 ओवर का गेम होता है मेनली, अगर आप 4 ओवर भी अच्छे कर देते हैं फास्ट बॉलर जिसपे आप 1 से 2 विकेट ले लेते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल स्पेल हो जाता है फास्ट बॉलर का। तो मैं चाहूंगा यही कि 2 फास्ट बॉलर जरूर खेलें, और वो खेलें ऐसे कि नया बॉल को अच्छी तरह तो नहीं सर, अगर आप इस वक्त पावर प्ले में वैल्यू किसकी होती है? मुझे जलाल भाई कतई कलामी की माजरत, लेकिन काइंडली मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा अपना भी सवाल है कि अगर आप इस वक्त मैनेजमेंट का पार्ट होते, जो डोमेस्टिक में बॉलर मौजूद है, बाकी बॉलर्स मौजूद हैं, शाहनवाज दानी वगैरह समेत जितने भी बॉलर्स हैं, तो कौन से ऐसे 2 बॉलर्स होते जो इस कंडीशन के लिए जलालुद्दीन साहब की गुड बुक के अंदर होते? नहीं, ये तो फिर बिल्कुल मफरूजा है ना, हम तो इस पर बात कर रहे हैं जो मौजूद है। सलमान जो आपका फास्ट बॉलर है वो बिल्कुल अच्छा बॉलर है, इस वक्त बहुत यूजफुल है, मगर उससे नया बॉल कराया जाए। अच्छा, अब आ जाए आप शाहिनशाह आफरीदी, या आपके पास जो दूसरा बॉलर है वो आप उसको किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आप किसके लिए जा रहे होते, नसीम शाह या शाहिनशाह आफरीदी? मेरा ख्याल है नसीम शाह बैठा हुआ, उसको आप यूटिलाइज करें, वो कोई बच्चा नहीं है, वो इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, उसको ये मैच खिलाया जाए और उसको उसके साथ वो डिस्कस भी की जाए चीजें, और जो दूसरा सलमान है वो उसको जरूर खिलाए, वो हमेशा यूजफुल रहा है। और पूरा नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, सलमान क्या है फास्ट बॉलर का, लेफ्ट आर्म? बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, सलमान मिर्जा सर, सलमान मिर्जा, सॉरी, ही इज गुड,
उसको आप करें। चले अभी इस वक्त थोड़ा शहनशाह अफरीदी को आप 1-2 मैच रेस्ट करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका बॉल थोड़ा सा और जहां गिरना चाहिए उससे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोल में कहीं अच्छा, मसला आया हुआ है। इस वक्त बड़ी तो लेदे आप हो रही है, इस वक्त बड़ी चर्चा है कि शाहिनशाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं, ये उस जो है मयार की बॉलिंग नहीं कर पा रहे, शायद वो फिट नहीं है। आपका अपना तजर्बा क्या कहता है? क्योंकि मुझे तो खैर ये जो लोग आपस में तज्जिया कर रहे हैं तो उनकी अपनी ज़ाती राय है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप क्या समझ रहे हैं, शाहीन क्या फिट नहीं है या फिर वो शायद क्या अपने बैट पैच में आ गए हैं? देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे क्या पता है, तो बॉलर को खुद पता है। अगर वो फिट नहीं है और वो मैच खेल रहा है तो इसलिए वो 100% नहीं दे सकता। आजकल के दौर में ये इतनी टफ क्रिकेट है, इसमें अगर आप 100% अपनी एफर्ट नहीं देंगे, अपनी बॉलिंग को पूरा यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब ये तो उसको पता है, अगर वो हाफ फिटनेस पे खेल रहा है या 70% पे खेल रहा है तो इतनी मुश्किल क्रिकेट जो कि T20 भी है, प्लस ये कि कंपटीशन टफ है, तो इसमें आप मैं तो ये एडवाइस करूंगा, अगर फिट नहीं है तो कभी भी ना खेले। आपको इस तरह की क्रिकेट में 100% फिट होकर आना पड़ता है ताकि आप अपना जो आपके अंदर मौजूद है वो डिलीवर कर सकें 100%, तब आप जाके कहीं सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप जितने भी अच्छे बॉलर हो और आप फिट नहीं है तो आप कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि वो पूरी तरह फिट ना हो, जिसकी वजह से वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है और उनके कंट्रोल का इशू आ रहा है। तो और तो यही कहूंगा कि वो रेस्ट करें। और आपने देखा सलमान मिर्जा और नसीम शाह मौजूद हैं, वो भी अच्छे बॉलरों में सब हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 2 फास्ट बॉलर तो खेलने चाहिए, नए बॉल को इस्तेमाल करने में। पावर प्ले में रन इतने मैटर नहीं करते, विकेट्स मैटर करती हैं। बिल्कुल। अगर आप 6 ओवर में 2 आउट कर लेते हैं तो वो अच्छी बॉलिंग काउंट होगी। तो मैं यही कहूंगा कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और उसमें आपको बॉलर, फास्ट बॉलर एंड स्पिनर्स को यूटिलाइज करने का आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो आपके स्ट्रेंथ भी इस वक्त यही है, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन सर, जो तरीक़ेकार रहा इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का टीम बनाने के लिए, उन्होंने बिग बैश को देखकर शादाब को टीम में वापस ले आए, बाबर को टीम में वापस ले आए, लेकिन हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस तो शायद दोनों से बहुत अच्छी थी। वाई नॉट हारिस रऊफ? वो मिडिल ओवर्स के लिए तो एक अच्छे बॉलर होते हैं। देखिए, ये तो अब आप जो बात कर रहे हैं, ये तो अब आप इस टूर्नामेंट की बात करें तो सही है। अभी तो ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। हमें देखना क्या है कि अगर जो हमारे पास जो भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो गलत सेलेक्ट हुए हैं या सही हुए हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं पॉजिटिवली, जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा हो। इस वक्त यहाँ तक रहने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगा कि सलमान मिर्जा और नसीम शाह दोनों मौजूद हैं, उनको भी यूटिलाइज किया जाए। वो अपनी जगह एक अच्छे बॉलर हैं। और फिर जो स्पिनर्स का एडवांटेज हमें है, असल में हमने ज्यादातर ऑलराउंडर ले लिए हैं। जो हमारे पास जो ऑलराउंडर हैं वो ना पूरे बॉलर है ना बैट्समैन, सब कहते हैं ना तो वो 100% बॉलर है ना वो बैट्समैन, तो हाफ हाफ दोनों है, तो वो ऑलराउंडर नहीं कंसीडर होता, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो आपके पास जो भी है वो आपको मैच नहीं जिताते ना, इसलिए आपको ऑलराउंडर में एक पूरी उसकी या तो बैट्समैन पूरा हो या बॉलर पूरा हो। तो ये हमारे पास है और हम रिलाय कर रहे हैं ऑलराउंडर पर ज्यादातर। जो मुझे नजर आ रहा है कोच तो ये जो ऑलराउंडर्स की बात करें सर, ये जो माइक हेसन ऑलराउंडर्स की बात करें तो इसका मतलब ये कि आधा तीतर आधा बटेर जी। तो उससे आप ऑलराउंडर नहीं कंसीडर कर सकते ना। ऑलराउंडर वो होता है जो एक फील्ड में पूरा हो। सही बात है। तो आधा तीतर आधा बटेर तो आपको कभी भी मैच नहीं जिताएगा। और जो टॉप 4-5 बैट्समैन होते हैं अमूमन मैचेस वो जिताते हैं। ये रेयर होता है कभी लेट ऑर्डर में जाके कोई एक आध प्लेयर मैचेस जाते, वो एक रेयर केस होता है। आपको रिलाय करना था अपने टॉप 5-6 बैट्समैनों पे, आप उस पर मैच जीतते हैं। अगर आप ये सोचेंगे मुझे 8वें नंबर वाला बैट्समैन जिताएगा तो आप तो मैच हार चुके होते हैं उस वक्त। तो वो तो कभी ऐसा होगा कि जिता देगा, कोई आइडियल कंडीशन मिलेगी। तो आपको थोड़ा प्लान करना है। हमारा जो कोच है वो मुझे यही लग रहा है कि वो ज्यादातर इसी चक्कर में कि मेरी 9 तक बैटिंग हो जाए, वो यूजफुल नहीं होती। जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपकी बैटिंग वो काम नहीं करती जब जो आपके टॉप प्लेयर करते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर पर रिलाय ना करें। आप एक कॉम्बिनेशन बनाए, इसमें बैटिंग बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा हो और बैट्समैन भी आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने चाहिए। अच्छा सर, मुसलसल अब एक ही बात की जा रही है, हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि बाबर आजम जो हैं
वो उन पर बड़ी निगाहें होती हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत मायूस कुन है। साल 2021 के बाद वो मुसलसल कहा गया बैट पैच का शिकार है, फिर उन्हें टीम में लाया गया, बिग बैश में भी उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस थी नहीं, फिर अब आप उन्हें लेकर आएँ तो वो टीम की ज़रूरत नहीं मजबूरी बन चुके हैं। आप मजबूर हैं शायद उन्हें खिला रहे हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन और है नहीं। अगर है तो फिर फ़खर जमान को उस नंबर पे खिला दें, 2 साल तक उसी नंबर पर आप खिलाते रहे। तो क्या मैनेजमेंट गलती कर रही है? अगर आप मैनेजमेंट में होते तो बाबर आजम के मैटर को कैसे डील करते? बाबर आजम देखें हमारे नंबर 1 प्लेयर रहे हैं और अभी भी हैं। अगर आप उनको उनके मुताबिक रोल देंगे और अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो मैंने उनको देखा था जो इंडिया वाले मैच में उन्होंने शॉट मारा तो बिल्कुल यूजलेस शॉट था, और वो कभी ऐसा शॉट मारते ही नहीं है। इसका मतलब कहीं से प्रेशर था उनको कि आप इस तरह का अटैक करो जो बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है इसमें। तो बाबर आजम को मेरा ख्याल है कि उन पे से बिल्कुल प्रेशर हटाना चाहिए, उन्हें फ्री दे दिया जाए, जो मर्जी वो करें, ताकि उन्हें खेलने दे एक आधे दिन। नंबर उनका अब 4 आपने दे दिया है, जो कि अमूमन वो इस T20 में ऊपर नंबर पे खेलते हैं, तो एक तो नंबर उनका सही सेट किया जाए, दूसरे उन पे अब मजीद प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। वो अब आपका अगर टीम में है उनको आप खिलाएं, बिठाने की जरूरत नहीं, मगर उन पे प्रेशर कोई ना डाले, उनको कोई एडवाइस ना करें। लेट हिम प्ले कि वो क्या अपनी बैटिंग करते हैं, उन्हें भी बच्चे तो नहीं है ना, पता है क्या जरूरत तो है। सर मैं ये आपसे जिम्मेदारी भी जानना पता चाह है रहा हूँ कि सर, मुझे काइंडली करना है। मुझे गाइड कीजिएगा। असल में बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं बाबर को एडवाइस करने वाला कौन है, जिसका खुद का 5 का एवरेज था? हनीफ मलिक जो फर्स्ट क्लास में उसकी जिसकी परफॉर्मेंस को शायद कोई नहीं जानता, माइक हेसन जो शायद PSL के बाद ही उनको पता चला कि वो जो है बैन अवी कोच रिकग्नाइज किए जा सकते हैं। सलमान बट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मैं PCB में किसी ओहदे पर होता तो माइक हेसन को तो कहीं मुलाजमत देता ही नहीं। तो क्या माइंडसेट है हमारे PCB में जो लोग हैं थिंक टैंक के उनका, और वो बाबर आजम को डील इतने सालों से नहीं कर पा रहे? पहले तो एक बात ये समझ लें, क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है और क्रिकेट में कोचिंग करना एक अलग स्किल है। जरूरी नहीं है कि जो दुनिया के टॉप प्लेयर हैं वो आप बहुत कम कोच आपको मिलेंगे। और हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है जिसमें कि जो ज्यादा क्रिकेट खेलता है उसको कोचिंग आती है, वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और इसी वजह से जो 90s के प्लेयर थे उन्होंने हमारी क्रिकेट को खत्म किया है, ठीक है ना, खराब किया, कि उन्होंने चार्ज ले लिए मगर उनसे संभला नहीं, क्योंकि उन्हें आती नहीं थी कोचिंग या एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए ये बात कहना है कि माइकल हसी ने क्रिकेट नहीं खेली तो उसे कुछ नहीं आता, या हनीफ मलिक जो कि फर्स्ट क्लास प्लेयर है, उन्होंने जो चीजें कोचिंग में सीखी हैं वो जाहिर है कि वो यूटिलाइज उसको कर रहा होंगे। क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस जरूर अहम होता है क्रिकेट में, मगर वो खाली एक्सपीरियंस से हर चीज नहीं होती। तो इसलिए ये लोग जो भी कोच हैं और दुनिया में कोचिंग कर रहे हैं, खासतौर से माइक हसी और भी जगह कोचिंग करते रहे, तो उन्होंने अगर बैटिंग कोच अपने साथ रखा है तो वो कुछ देख दाख ही रखा होगा ना, उसको क्रिकेट से रिलेटेड तो नॉलेज होगी ना। वो टेस्ट प्लेयर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमें दो तरह से देखना होता है कि क्रिकेट खेलना एक अलग काम है और क्रिकेट में कोचिंग करना एक अलग स्किल है, उसको सीखना होता है। तो मैं ये कहूंगा कि इन बातों की अभी जरूरत नहीं है। जो गाइड अगर वो कर रहा है सलमान बट को, मैं तो कहूँगा कि गाइड करने की जरूरत नहीं उन्हें, उन्हें आप छोड़ दें और कहें जो आप अपना नेचुरल गेम समझते हैं अकॉर्डिंग टू मैच वो आप खेले, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, ना हम आपको रोल दे रहे हैं, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो लेट्स सी, अगर उन पर से प्रेशर थोड़ा रिलीज करेंगे, सपोर्ट मिलेगी टीम मैनेजमेंट की और बाकी लोगों की, मीडिया भी इतना उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो अगर परफॉर्म कर भी जा रहा होंगे तो उनको प्रेशर बिल्ड हो रहा है। प्रेशर नहीं बिल्ड होगा तो वो अच्छी तरह खेल लेंगे। मेरा ख्याल है उनका टीम में होना जरूरी है, मगर उनको फ्री हैंड देने की जरूरत है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त आपने बाबर के हवाले से तो बड़ा शानदार तज्जिया किया, ऐसा लग रहा था समंदर को कूजे में बंद कर दिया, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा साइम अयूब के साथ क्या हो गया? कल तक जो क्रिकेट फैंस थे वो कहते थे सईद अनवर की झलक है, फिर वो एशिया कप में जो उनकी स्पिन अटैक था, स्पिन अटैक में जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था वो सईद अनवर की नहीं सईद अजमल की झलक बन गए। अब ना उनसे बैटिंग में वैसे परफॉर्म हो रहा है वर्ल्ड कप के दौरान, बॉलिंग में वो कर रहे हैं लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आपने साइम अयूब को क्या बना दिया? माइक हेसन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, देखें वो टैलेंट तो था और उसने टाइम टू टाइम प्रूव भी किया है, मगर जाहिर है कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा समझने की जरूरत है
एक तो जब वो पावर प्ले में आता है तो जाहिर है कि पावर प्ले वाला प्लेयर को रिस्क लेना होता है, ठीक है ना। तो रिस्क जो वो ले रहा है वो इतना अच्छा डिसीजन नहीं हो रहा उसका जिस पे वो रिस्क ले रहा है और आउट हो रहा है। बाद आपकी गुड लक भी होती है, आप बैट बॉल खेल के भी, अच्छी बॉल खेल के भी नॉट आउट रहते हो। तो ये उसकी थोड़ा सा लक फैक्टर इन बैटिंग, प्लस ये कि जो वो जिस तरह से आउट हो रहा है उसको कोच के साथ बैठ के थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि या फिर वो ये हो सकता है जो मैंने पहले भी उसके लिए कहा था कि उसको कम से कम 1-2 मैच ओपन से हटाया जाए ताकि जो कंडीशन है या जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर मिले। मसलन नया बॉल पे बॉल मूव भी करता है और आपका पिच में भी कुछ ना कुछ होता है और आपको रिस्क भी लेना होता है, खासतौर से 6 ओवर में। तो या तो उसको किसी और नंबर पे 1 से 2 मैचों पे 1 डाउन या 2 डाउन करा जाए ताकि वो उस प्रेशर से, उस सिनेरियो से जो कि ओपन जाने का होता है और सर्किल होता है और रन बनाने होते हैं उससे निकले वो। तो वो उसको ये वाला तजुर्बा जिसे मैंने पहले भी कहा था कि बिल्कुल बचा हो गया सर। फैसला अच्छा, जाते करना जाते होगा, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना आउट ऑफ चाहूँगा, बॉक्स पे फैसला आपकी करना होगा। एक्सपर्टीज का दुनिया फ़ायदा उठाती है। मैं अपने प्रोग्राम में आपसे अगर ना कुछ पूछूं तो फिर ऐसा होगा कि शायद मुझे क्रिकेट की मालूमात नहीं है। उस्मान तारिक यूएसए से आए, आप यूएसए में जो है क्रिकेट को अगर किसी ने परवान पहुंचाई वो आप थे। वो यूएसए से आए, यहाँ सिंध प्रीमियर लीग का पार्ट बने, फिर हमने उन्हें केपीएल के अंदर देखा, फिर केपीएल के बाद जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुंसलिक रहे। वहाँ बड़ी शानदार परफॉर्मेंस के बाद ही गॉट हिज चांस फॉर पाकिस्तान टीम, और इसके बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी सब हैरान हो गए। अब उनके चर्चे हिंदुस्तान में भी है, दुनिया भर में। उस्मान तारिक को जलालुद्दीन अगर कोच होते, टीम के साथ होते, तो कैसे यूज़ करते? देखिए वो इस वक्त तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, खासतौर से T20 के हवाले से उनके पास जो वेरिएशन है। ये जो पॉज वॉज है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉज तो ऐसी एक गिमिक्स है। असल चीज वो ये है कि जो वो बॉल रिलीज करते हैं डिफरेंट एंगल से, अपने आर्म्स के एंगल से, वो एक इफेक्टिवनेस उनकी है। और उसमें थोड़ा बहुत वो लेग ब्रेक भी कर देते हैं और ऑफ ब्रेक भी अच्छे कंट्रोल के साथ कर देते हैं। तो मगर ये कोई वक्ती तौर पे इफेक्टिव है, ये लॉन्ग उसमें नहीं होंगे इतने इफेक्टिव। इनकी थोड़ी बहुत अगर रीड होने लगेगी 1-2 चीजें तो फिर ये जो पॉज वॉज है ये कोई वैल्यू नहीं करता। पॉज तो आप बॉल रिलीज करने से पहले आप चाहे डांस भी करते रहे, उससे कोई बैट्समैन को फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ा है जो आप बॉल रिलीज कर रहे हैं जिस एंगल से अपने आर्म के, वो बैट्समैन को डिसीव करता है। तो क्योंकि इनके पास ये अच्छी वैरायटी है कि कई एंगल से बॉल रिलीज करते हैं, उसमें फिर ऑफ ब्रेक भी करते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, जो अभी तक करंट सिनेरियो में इतना ज्यादा रीड नहीं कर पा रहे प्लेयर, और उनकी लाइन लेंथ भी अच्छी है। तो अभी इस टूर्नामेंट में ये अच्छे बॉलर बने हुए, इसका फायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां बॉल कराएं। जैसे मैंने पहले कहा ना, घर से आप लिख के लाते हैं डायरी में कि ये 10 ओवर के बाद करेंगे, जरूरी नहीं है, ये 2 ओवर के बाद भी आ सकते हैं, इनको लाया जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा वही जिसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हमें कुछ प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लेते हैं, उसमें ये भी है कि इनको अर्ली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर जो है इस वक्त के इस टूर्नामेंट के हवाले से अच्छे बॉलर बने हुए, इतनी कोई हिट नहीं लग रही, तो इसका फायदा पाकिस्तान उठाए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। उनका यही कहना था कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उनको इस वक्त के जो मौजूदा ऑप्शंस है उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान टीम कल इन एक्शन होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ और सुपर 8 का मार्का होगा। देखना ये होगा कि कौमी टीम दुआओं से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर तरजीह देती है या फिर कौम की दुआएं और रमज़ान का मुबारक महीना ही उनके लिए काफ़ी मुस्बत अंदाज से साबित होता है। ये बुनियादी सवाल है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।